Hello students, heartiest welcome to our YouTube channel IFL Academy. In previous lecture, we had studied about modern atomic theory, Dalton atomic theory, and some basic definitions of atom. This is our part 2 lecture, structure of the atom. So in this video, the introduction is डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल होने के बाद एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे, जिसमें से आप पढ़ेंगे आप थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड वेव मैकेनिकल मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, electrons, protons and neutrons. So first of all, I will start with discovery of electrons. The discovery of electrons was developed by cathode rays. तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कैथोड रेज किस तरीके से हुई, किस साइंटिस्ट ने इनको जनरेट किया, किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई, तो ये थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। तो सबसे पहले जूलियस प्लकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1859 में गैस के इलेक्ट्रिक कंडक्शन के बारे में खोज कर रहे थे। तो उन्होंने ये पाया कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए उन्होंने कुछ टूल्स इस्तेमाल किए, जिसमें से उन्होंने एक बड़ी लॉन्ग ग्लास की ट्यूब ली जो दोनों सिरों पे सील्ड थी, और इन्हीं दोनों एंड्स पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स को माउंट कर रखा था। अब आपने पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनमें से एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कैथोड और एनोड में? तो सिंपली ये आप समझ लीजिए कि जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड नाम देते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड नाम देते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने इस तरीके का एक अरेंजमेंट लिया, और नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल जो कंडीशंस थी उस पे इन्होंने ट्यूब में गैस पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो नॉर्मल जो प्रेशर इन्होंने पहले लिया था वो 1 atm लिया था, क्योंकि जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, या इसको आप 760 mm of Hg भी कह सकते हैं। सो बेसिकली एटमॉस्फेयर में आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके का एक मिक्सचर ऑफ गैस भी पाते हैं। तो इस पे जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई, तो इन्होंने ये पाया कि गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में अपने इस अरेंजमेंट में कुछ इन्होंने चेंजेस किए। उसमें चेंजेस क्या हुए हैं वो आप देखिए कि इन्होंने क्या किया है कि इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया है। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है कि जो आप ग्लास ट्यूब खाली देख रहे हैं, इसमें एयर भरी होती है, तो इस एयर को वैक्यूम पंप के थ्रू इन्होंने बाहर कर दिया, जिससे इसके अंदर कोई भी एयर पार्टिकल नहीं रह गया। उसके बाद में इसका जो प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से गिरा करके लगभग 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ वेरी 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 लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली इन्होंने कुछ रिजल्ट्स गेन किए
वो रिजल्ट्स क्या है, चलिए देखते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी लगभग 10,000 वोल्ट या इससे ज्यादा ऑर्डर की अप्लाई की बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इन्होंने कुछ रिजल्ट्स जो है नोटिस किए। वो रिजल्ट्स ये हैं कि जब प्रेशर ऑफ गैस वाज 1 atm, जैसा कि हमने अभी बताया कि जब प्रेशर 1 atm था तो देयर वाज नो फ्लो ऑफ करंट वाज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि प्रेशर को थोड़ा सा और गिरा दिया, 10 mm ऑफ HG तक लेकर के आए। तब इन्होंने देखा कि करंट जो है वो फ्लो कर रही है और उसके साथ एक कलर्ड ग्लो जो एनोड के बिहाइंड एक स्क्रीन लगाई जाती है जिंक सल्फाइड की, तो उस पे इन्होंने एक फ्लोरोसेंस जो है क्रिएट होते हुए देखा। उसके बाद में इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट ये किया कि अब प्रेशर को इन्होंने और ज्यादा घटा करके 0.1 mm ऑफ HG कर दिया। इसके बाद इन्होंने जो रिजल्ट ऑब्जर्व किए वो ये थे कि ये कंप्लीटली जो ग्लो दिख रहा था वो डिसअपियर हो चुका था, लेकिन करंट फिर भी फ्लो कर रही थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि एनोड में कुछ छोटे छोटे छेद कर दिए, जिसको आप कह सकते हैं परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल किया। परफोरेटेड एनोड का इस्तेमाल करने से यह हुआ कि जो रेस जनरेट हो रही थी वो जब एनोड के होल्स के थ्रू पास होती हैं तो जो हमने स्क्रीन लगा रखी थी ZNS की, इस पे एक जो है फ्लोरोसेंस टाइप की दिख रही थी, यानी एक चमक जैसी क्रिएट हो रही थी। वो चमक जो है लगभग ग्रीनिश कलर की हुई थी। तो इन्हीं ग्रीनिश कलर की जो रेज जो जनरेट हो रही थी, चमक जनरेट हो रही थी, इन्हीं को इन्होंने कैथोड रेज नाम दिया। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज की यही है कि जो कैथोड रेज जो पास हो रही थी वो बेसिकली कैथोड से पास ना हो करके जो उसमें गैस यूज की गई थी उसके जो पार्टिकल्स थे, सपोज अगर हम इसमें ऑक्सीजन गैस ले लें तो ऑक्सीजन जो हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो रही थी, पोलराइज हो रही थी O+ और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो H++ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्या हो रही थी, ये पोलराइज हो रही थी। अगर नाइट्रोजन गैस ले लें सपोज तो ये N+ और प्लस इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्या हो रही थी, पोलराइज हो रही थी। तो ऐसा देखने में लग रहा था कि कैथोड रेस जो हैं वो कैथोड इलेक्ट्रोड से जनरेट हो रही हैं, लेकिन ये सिर्फ आंखों का एक धोखा था। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें यही थी कि कैथोड रे के पाथ में इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दी। ऑब्जेक्ट रखने के बाद एनोड के पीछे एक स्क्रीन लगा दी। उस पे इन्होंने क्या पाया कि जो ऑब्जेक्ट रखी हुई थी उसकी एक इमेज बन रही है, इमेज इन द सेंस एक शैडो बन रही है। तो इससे रिजल्ट ये निकला कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट पाथ में चलती हैं, यानी इनका जो पाथ ऑफ लाइन होता है वो स्ट्रेट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैथोड रेज के पाथ में एक व्हील लगा दिया जो पैडल्ड व्हील था, यानी इस व्हील पे पैडल्स लगे हुए थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहां से बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया, अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो पोलराइज होना स्टार्ट हुए। अब पोलराइज होना जब स्टार्ट हुए तो क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल निकल रहे थे इससे टकराने के बाद इसको क्या कर रहे थे, रोटेट कर रहे थे, इस पैडल व्हील को रोटेट कर रहे थे। तो इससे इन्होंने ये एक रिजल्ट निकाला कि कहीं ना कहीं कैथोड रेज में कोई मटेरियल पार्ट अवेलेबल है, कहीं ना कहीं कैथोड में एक मटेरियल पार्ट अवेलेबल है।
तो ये एक इनका मेन रिजल्ट निकल के आया। तो इसको आप जो है एक एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से कैथोड रेज जनरेट हो रही हैं और ये पैडल व्हील लगातार क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इससे यही प्रूफ होता है कि रेज में कोई ना कोई मटेरियल पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या किया कि कैथोड रेज के रास्ते में इन्होंने दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट होती है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। तो ऑब्जर्वेशन ये रहा कि कैथोड से जो रेज जनरेट हो रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या हो गई, टेंड हो गई, झुक गई। तो इससे रिजल्ट ये निकला कि जो कैथोड रेज होती हैं उनका नेचर नेगेटिव होता है, यानी वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर के बनी होती हैं। इन्हीं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी खोज थी उस टाइम के लिए। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने कैथोड से जो है रेज जनरेट करवाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक परफोरेटेड एनोड हमने ले रखा है। अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई की तो इसका पाथ जो स्ट्रेट था, स्ट्रेट ना होकर के अब सीधे जो है क्या कर रहा है, ये इस तरीके से टेंड हुआ जा रहा है, ये इस तरीके से टेंड हो रहा है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी में इन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर भी इसका पाथ क्या हुआ, डेविएट हो रहा था। आप ZNS स्क्रीन पे इसके पाथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी इसकी ये थी कि इन्होंने एनोड को परफोरेटेड करके लगाया था, यानी एनोड में कुछ होल्स कर दिए थे। अब इन होल्स से जो रे ऑफ कैथोड रेज जो गुजर रही थी वो पीछे स्क्रीन पर एक ग्रीन ग्लो, जो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही बताया, ग्रीन ग्लो आप देख सकते हैं इस फिगर में, ग्रीन टाइप का जो ग्लो दिख रहा है ये इनको दिखाई दिया। इसको आप एनिमेशन के थ्रू इस तरीके से देख सकते हैं कि परफोरेटेड एनोड इस्तेमाल किया है हमने और यहाँ पे स्क्रीन पे इनको ग्रीन ग्लो टाइप का दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है। कैथोड रेज में एक प्रॉपर्टी ये पाई जाती है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज के होते हैं, यानी इनके पाथ में अगर कोई मेटल या एल्यूमिनियम वगैरह रख दिया जाए तो उसको ये पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती हैं। अगर आप इनके, जैसे कि ये कैथोड रेज हैं, अगर इनके पाथ में आप कोई भी एल्यूमिनियम फॉइल रख देंगे तो इसको पास करके बाहर निकल जाएंगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट को भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। उसके बाद में इसकी जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इनका मास, चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो गैस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। यानी अगर मैं बात करूं E/m की, E यहां पे क्या है, चार्ज है, चार्ज, और m क्या है, मास। तो अभी हमने देखा कि जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो क्या थे, नेगेटिवली चार्ज थे, जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, और इसका जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये समथिंग 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी निकल के आता है।
और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है क्योंकि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। अभी हमने पोलराइजेशन ऑफ गैसेस के बारे में बताया था, जैसे कि आप हाइड्रोजन ले लें और जैसे ही आप बैटरी को अप्लाई करेंगे तो ये जो है पोलराइज हो जाएगा H प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन में। ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो ये भी, ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हैं तो ये भी क्या होता है O प्लस और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं तो ये N प्लस और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए जो मेन इसका पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन चाहे ऑक्सीजन से निकले चाहे नाइट्रोजन से निकले, उसका चार्ज भी उतना ही होगा और मास भी क्या होगा, उतना ही होगा। इसलिए जो E/m की जो वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 1886 में हुई थी। आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा जो हमने बताया था कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की थी वो गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। इन्होंने कुछ नया नहीं किया था। जूलियस प्लकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो सेटअप लिया था, वो लगभग 200 साल पुरानी बात है, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा नहीं हुए थे। तो उन्होंने सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल पे ध्यान दिया, पॉजिटिव पार्टिकल पे ध्यान नहीं दिया। गोल्डस्टीन ने इसी का फायदा उठाते हुए एक डिस्कवरी की कि अगर कोई नेगेटिव पार्ट अगर जनरेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अपोजिट एक पॉजिटिव पार्ट भी क्या होगा, जनरेट हो रहा होगा, जो कि आज हम जान चुके हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट जो था और टूल्स जो थे सारे के सारे वही लिए, बस कुछ चेंज किए। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या किया कि जो जूलियस प्लकर ने एनोड लिया था वो एनोड तो सेम वैसे ही रखा, लेकिन कैथोड में इन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया। क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड। आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे सारी प्रॉपर्टीज वही थी जो उन्होंने देखी थी। उसमें जो रेस जनरेट हो रही थी वो कैथोड से जनरेट होती हुई अपीयर हो रही थी। अब इसमें पॉजिटिव पार्टिकल की बात हो रही है तो ये कहां से जनरेट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड से क्या होगा, जनरेट होती हुई नजर आएंगी। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही होंगी, क्योंकि चाहे वो पॉजिटिव पार्टिकल हो चाहे नेगेटिव पार्टिकल हो, उसके अंदर जो पार्टिकल वाला नेचर है वो तो होगा ही। तो इसलिए जो एनोड रेज हैं वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट पाथ में अगर ट्रेवल करती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शैडो भी क्रिएट करेंगी। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी वैसी ही थी। इसको आप एक फिगर के जरिए से देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या किया है, परफोरेटेड, ये जो आपको ब्राउन कलर के होल्स दिख रहे हैं ये परफोरेटेड कैथोड है। एनोड को उसी तरीके से लिया है जैसे जूलियस प्लकर ने लिया था, और यहां पे हमने ये एक ऑब्जेक्ट रख दी है। अब जैसे ही गैस यहां से पोलराइज होगी, जो पॉजिटिव पार्टिकल निकलेंगे वो क्या करेंगे, इससे टकराएंगे। तो इससे टकराने के बाद इनको रास्ता मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा ब्लैक कलर डेवलप होगा जो शैडो की फॉर्म में होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी शैडो यहाँ पे बन रही है, ये इसकी शैडो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी जूलियस प्लकर की जैसी ही थी कि उन्होंने क्या किया कि जो रेज जो जनरेट हो रही थी एनोड से, उसके पाथ में इन्होंने एक पैडल व्हील लगा दिया। अब ये पैडल व्हील क्या करता है कि जैसे ही पैडल व्हील से ये एनोड रेज टकराती हैं तो ये क्या करता है, लगातार रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो रोटेट करने का मतलब यही है कि ये कहीं ना कहीं मटेरियल पार्ट से मिलकर के रेज बनी हुई हैं। तो ये भी चीज जो है जूलियस प्लकर से ही इन्होंने ली। तीसरी प्रॉपर्टी इन्होंने क्या देखी
कि जब इन्होंने एनोड रेज के पाथ में इलेक्ट्रिसिटी लगाई, यानी एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट लगाई, तो वो जो रेज थी वो एनोड से निकल करके नेगेटिव प्लेट की ओर क्या कर रही थी, टेंड कर रही थी। तो इससे उन्होंने इनके नेचर के बारे में पता लगाया कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, क्योंकि आप आज पढ़ चुके हैं कि कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिमिलर की तरफ हो जाने से क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। So the next property of anode is the value of E by M depends upon the nature of the gas taken in the tube। तो आपको ये दो वर्ड्स जो है दो वर्ड्स में मिल सकता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि E by M यानी चार्ज अपॉन मास का रेशियो। E by M का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे E by M का मतलब हुआ चार्ज अपॉन मास, या इसी को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये दो वर्ड पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो देखिए हमने अभी क्या समझाया था कैथोड रेज में कि अगर कोई गैस आप ले रहे हैं, सपोज हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो पोलराइज होने के बाद H+ और E- की फॉर्म में क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो O+ और इलेक्ट्रॉन, अगर N ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं तो N+ और प्लस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये जो चीज हमने दिखाई इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं नेगेटिवली पार्ट, तो ये कैथोड रेज के लिए है, यानी Cr यानी कैथोड रेज के लिए। और ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहे हैं जो कि अभी हमने बताया, ये किसके लिए है, एनोड रेज के लिए हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि कैथोड रेज के लिए तो E क्या है, सब में सेम है, E क्या है, सब में सेम है। लेकिन एनोड रेज क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है और नाइट्रोजन अलग है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि E/m की जो वैल्यू होती है, यानी चार्ज अपॉन मास की जो वैल्यू होती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। तो अगर आपसे कोई कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी आप देख लीजिए। देखिए E जो है इलेक्ट्रॉन, अब चार्ज आप चाहे इलेक्ट्रॉन का लें चाहे प्रोटॉन का लें, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो E/m की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करने बैठे तो आप देखेंगे कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। और अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन, देखिए सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल की अगर हम बात करें तो वो हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे हम सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल हाइड्रोजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन की बात अभी यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं, अलग अलग हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। तो लाइटेस्ट पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, तो उसके लिए जो इसकी मास की वैल्यू होगी वो होगी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कैलकुलेट होने पर अप्रोक्सीमेटली आती है 9.58 इंटू 10⁻7 कूलॉम पर kg। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, और ये रेशियो जो है वो डिपेंड करेगा आपका किस नेचर की आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा मेथड था वो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पे था। तो यहाँ से एनोड रेस से ये पता चला कि प्रोटॉन्स किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। द थॉट ऑफ द डे यही है कि इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। थैंक यू वेरी मच।